बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो बजौड़ का हादसा हुआ और अभी तक हमें पूरी तरह ये भी नहीं पता कि जो ज़ख्मी हैं उनमें से कितने बचेंगे, क्योंकि बड़े बुरे ज़ख्म हैं उनके। लेकिन हमें इतना पता है कि 50 पाकिस्तान के शहरी शहीद हो चुके हैं और इसका जो फॉल आउट है, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ कि इसके जो असरात सारे पुराना कबायली इलाका और उसके बाद पख्तूनख्वा के अंदर जो असरात जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमें यह पता चल गया है कि ये जो हमला हुआ था, ये जो बम धमाका, दहशत गर्दी जो हुई थी, ये आइसिल ने की थी, जो दाइश जिसे कहते हैं, ये टीटीपी ने नहीं की थी। और इसके ऊपर चंद दिन पहले अमेरिका का सदर जो बाइडेन ने कहा कि जो सबसे बेहतरीन तरीके से आइसिल का मुकाबला कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। यानी वो प्रेसिडेंट जो इनका मुखालिफ है अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत का, उसने अमेरिका में बयान दिया है कि जो इस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप है आइसिल, इसका जो सही माने में इस वक्त जो उसको ख़त्म कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। अब मैं ये इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि मैंने आज एक बयान पढ़ा है जिससे मुझे खौफ भी है और मुझे हैरत है कि हमारे मुल्क में किस तरह के लोग ऊपर ला के हमारे मुसल्लत किए गए हैं जनरल बाजवा ने। क्योंकि अब तो वाज़ेह हो गया ना, फिर से मैं याद करा दूं कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है वो तो वाज़ेह हो गया ना कि ये पूरी साजिश कर रहा था जनरल बाजवा आते साथ ही। पहले हमें सीटें पूरी नहीं लेने दी ताकि हम बिल्कुल एक कमज़ोर कोalition गवर्नमेंट बने, और उसके बाद आते साथ ही हमारे गिराने के प्लान बन गए थे। तो उसने इन्हीं को लेके आए, ये जो अब आपके सामने हुकूमत बैठी हुई है, जिसने पाकिस्तान का माशी कत्ल कर दिया है। अवाम से आज पूछें, तनख्वाहदार लोगों से पूछें कि अभी जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई हैं, सवाल इनसे पूछें कि हमारे दौर में तो तेल इंटरनेशनल मार्केट में $110 बैरल पे पहुंच गया था और अब वो $80 या उससे कम है। तो हम ₹150 लीटर पे दे रहे थे, तो आज ये हर वक्त जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं 270 पे पहुंच गई हैं। क्या वजह है इसकी? तो ये तो अलग बात है, क्योंकि महंगाई इस वक्त लोगों को, ख़ास तौर पे बिजली के बिल, ये अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। लेकिन और इसका ज़िम्मेदार वो आदमी है जिसने साजिश करके एक गवर्नमेंट को गिराया और अपने ज़ाती मफादात के लिए, एक्सटेंशन के लिए इन लोगों को ऊपर लेके आया जो 30 साल से इस मुल्क को भी लूट रहे थे और उन्होंने इस मुल्क को उधर पहुंचाया कि बांग्लादेश भी आगे निकल गया। हिंदुस्तान इनके दौर में आगे निकला, उसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। तो मैं बजौड़ पे फिर आता हूं। सवाल यह है कि आज जो बिलावल की स्टेटमेंट आई है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाके भी दहशतगर्दों के पीछे उनके पीछे जा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। कोई भी इस मुल्क में जो भी थोड़ा सा समझता है, ये जो सारा तारीख़ है इस खित्ते की, यानी खित्ते का मतलब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाके, वो इस तरह की अहमकाना स्टेटमेंट ना दे अगर उसे कुछ भी इल्म हो। क्योंकि एक अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत आई जब अमेरिका वहाँ से गया अगस्त 2021 में, तो याद रखें कि वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रो अफ़गान हुकूमत थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के बीच में डायलॉग करवाया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसके सबसे ज़्यादा ताल्लुकात थे और सबसे ज़्यादा जो करीब थे सारी दुनिया के, बल्कि इर्द गिर्द भी हमसायों से, वो पाकिस्तान था। और उन्होंने हमारे साथ पूरी हिमायत का ऐलान किया कि वो
जो उधर से अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही थी गनी हुकूमत के दौरान में, जिसमें आईसेल भी थी, जिसमें टीटीपी भी थी, जिसमें बीएलए भी था, इन्होंने उन्होंने फैसला किया हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। बदकिस्मती से हमें इतना टाइम नहीं मिला, हमारी हुकूमत चली गई और उसके बाद ये जो लोग आए ऊपर बैठे हुए, इन्होंने सोचा ही नहीं, इस तरफ टाइम ही नहीं दिया। आज अगर बिलावल ये कह रहा है कि जी हम वहाँ अंदर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के पीछे जा सकते हैं, तो सबसे पहला तो सवाल इसका है कि ये कितनी दफ़ा अफ़गानिस्तान गया है। सारी दुनिया के चक्कर मारे, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इस मुल्क का इतना पैसा नहीं खर्च किया दुनिया के चक्कर मारने में, और ख़ास तौर पे अमेरिका का किसी ने इतना पैसा नहीं खर्च किया। एक दफ़ा भी ये काबुल गया, जबकि हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, और जबकि एक नई हुकूमत आई थी जो प्रो पाकिस्तान थी, जो गनी हुकूमत थी वो प्रो इंडिया थी। मैंने कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इसको देखा, जिस तरह ये हाथ बांध के खड़ा होता था नरेंद्र मोदी के सामने। और मैं आखिरी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में हुई थी, जिधर हिंदुस्तान भी था और रिप्रेजेंटेड, और इधर अफ़गानिस्तान भी था, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की इनसे अच्छे ताल्लुकात करने की। मैं गया भी काबुल प्रेसिडेंट गनी से बातचीत करने के लिए, उनको एहसास दिलवाने के लिए कि हम तो जो भी हुकूमत होगी अफ़गानिस्तान, हमने उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने। उसको पाकिस्तान भी बुलाया। उसके बावजूद इसने सबके सामने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने 10,000 अपने, उसने वर्ड यूज़ किया था, अपने हमने लोग भेजे हैं, मिलिटेंट्स भेजे हैं जो मदद करें अफ़गानिस्तान के तालिबान की। सबके सामने झूठ बोला उसने। तो वो खुल के हमारे अगेंस्ट था। उनका जो सिक्योरिटी एडवाइज़र था वो हर रोज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देता था। कोई उधर से हमें मदद नहीं मिलती थी जब यहाँ कोई भी दहशतगर्दी होती थी। तो ये जब हुकूमत चेंज हुई तो हमें तो उन्होंने पूरी कोऑपरेशन का कहा, और हमें उस वक्त चाहिए था कि हम पूरा फ़ायदा उठाते और जो भी हमारे मसले हैं अफ़गानिस्तान के, हम सॉर्ट आउट कर लेते। और वो तैयार थे। जब से ये हुकूमत आई है इनको टाइम ही नहीं मिला। मैं फिर से कहता हूं कि ये हर वक्त हर दूसरे दिन अमेरिका पहुंचा होता है बिलावल। ये कितनी दफ़ा काबुल गया। हमें चाहिए था कि हम वो सारा एरिया जो हमें मसले बने हुए हैं दहशतगर्दी को, उसको ख़त्म करते। ना इसके पास टाइम था, क्योंकि और या फिर इसके जो मास्टर्स थे, इसके आका थे, उनसे इजाज़त नहीं मिली। ना ही इनको इजाज़त मिली जो हमने रूस से सस्ता तेल बात करके आ गए थे। सदर पुतिन ने हमें कह दिया था, मीटिंग हो गई थी पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर और उनके एनर्जी मिनिस्टर की, लेकिन उनके डर से, अपने आकाओं के डर से ना ये रूस से तेल लिया हमने, जबकि तेल की कीमत $110 पे पहुंची हुई थी। और हिंदुस्तान ने 40% कंसेशन के ऊपर रूस से तेल लिया, जबकि वो अमेरिका का एलाई है, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर है। और ना ही इनसे, उनके डर से ना ये वहाँ गया। उसका आज ये नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमारे आज वो ताल्लुकात हैं कि हम उधर पहुँच गए हैं कि हम अफ़गानिस्तान को, अब ये जो हमला होता है हम उनके ऊपर डाल रहे हैं। हमने सही माने में कोशिश की नहीं उस वक्त कि हम ये अब जो ट्रांजिशन है इसका फ़ायदा उठाते हुए, एक वो हुकूमत जो हमारे ख़िलाफ़ नहीं है, हम उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने ये मसला हल कर देते। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मसला हल हो सकता था। अब इसका फॉलोआउट क्या है? फॉलोआउट ये है कि मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट दी। फजल रहमान कहता है कि जी हमारी एजेंसीज सोई हुई थी। फजल रहमान साहब, जब हम इतनी देर से कह रहे हैं कि जो 636 पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़े हुए हैं, हम कहते जा रहे हैं कि एजेंसीज का टाइम बजाय इंटेलिजेंस, असल में तो दहशतगर्दी इंटेलिजेंस एजेंसीज लड़ती हैं।
बजाय उधर टाइम देने के वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश में थे। जो तहरीक इंसाफ के घरों में रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनके फ़ोन को ट्रैक किए जा रहे हैं, जियो फेंसिंग की जा रही है, जिस तरह हम कोई गैर मुल्की, हम कोई दुश्मन है। और वो जो काम करने वाला था वो काम किया नहीं, उससे बढ़ती जा रही है सारी दहशतगर्दी। और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा की पुलिस के ऊपर, स्पेशली जो पुलिस के ऊपर अब इस वक्त उनका शहादतें हो रही हैं, अब इसका कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन इससे और भी आगे चलें, जो पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा है। पीटीएम क्यों बनी थी? पीटीएम ये बनी थी कि जो सारी लड़ाई, जो वॉर ऑन टेरर असल तो कबायली इलाके में हुआ, वो उजड़ गया, लोगों के घर तबाह हो गए, ज़कात देने वाले हो गए, वो सारे लोग नकल मकानी करनी पड़ी, लोग अपने घरों से निकल गए, घर जब वापस गए घरों में बचा कुछ नहीं था। स्वात के लोगों से, मलाकांड के लोगों से भी यही हुआ। वो जब सारे निकले वहाँ से बाहर, जब तक वापस गए, वो भी ज़कात देने वाले, ज़कात लेने वाले बन गए। तो सबको वो याद है, बड़ी तकलीफ़ें उन्होंने उठाई, कुर्बानियाँ तो सारी इस इलाके ने दी। सबसे ज़्यादा जो एक तो ऑपरेशंस में तालिबान और मिलिट्री के बीच में बेचारे वो पिस गए, ऊपर से ड्रोन अटैक्स, 400 ड्रोन अटैक्स कर दिए। ड्रोन अटैक्स का भी जो सारा जो बदला लिया जाता था वो पाकिस्तानी फ़ौजियों के साथ और पुलिस के ऊपर, दोनों तरफ पाकिस्तानियों को नुकसान हो रहा था। जबकि हुक्मरान एक मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, क्योंकि अमेरिकी ना नाराज़ हो जाएं कि ड्रोन अटैक्स कभी हुआ ही नहीं है दुनिया में कि जिस मुल्क आपका जिसके लिए जंग लड़ना है वो आप ही के ऊपर हमला करे। तो मुझे ख़तरा ये है कि अगर हमने इसके ऊपर जल्दी से काबू ना पाया और इसी तरह दहशतगर्दी बढ़ती गई, तो वहाँ जो पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर मैं गुस्सा देख रहा हूँ, ये बढ़ता जाएगा। और ये मैं कोई डराना नहीं चाहता किसी को, लेकिन अगर यही गुस्सा बढ़ता गया और ये उस तरफ चला गया जो आगे जो दहशतगर्दी हो रही है और वो बढ़ती गई, तो क्या पाकिस्तान आजकल के दौर में, जब माशी तौर पे हम वैसे ही हमारा बदतरीन दौर है, क्या हम ये दहशतगर्दी का मुकाबला कर लेंगे? क्या ये अफोर्ड कर सकती है? और क्या इस तरह का फॉरेन मिनिस्टर ऊपर बैठा सकते हैं जो इस तरह की पागलपन वाली स्टेटमेंट्स थे, जो बजाय मसला हल करने के वो और मसला गंभीर करवा दे? तो मुझे आज इसके ऊपर ख़ास तौर पे मुझे ये खौफ सा आ रहा है कि हम ये चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, उनकी सोच ही कुछ और है, और सोच तो हमारे सामने आई गई है। एक तो आज शहबाज शरीफ ने एक और इलेक्शन से भागने के लिए एक और सेंसस का शोशा छोड़ दिया। भाई मुझे ये बताएं कि जब से आप आए हैं 15 महीने पहले, तो क्या तब आपको नहीं पता था कि इलेक्शन अक्टूबर के अंदर होने हैं, नेशनल इलेक्शन, आपकी टर्म ख़त्म होनी है? तब आपको नहीं पता था कि ये जो सेंसस जो भी हमने करना उससे पहले करें? ये एक और इलेक्शन भागने का इन्होंने रास्ता निकाल लिया। दूसरा, दोनों पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब में गैर आइनी हुकूमतें चल रही हैं, केयर टेकर। पहले तो वो केयर टेकर है ही नहीं, केयर टेकर तो न्यूट्रल होती है। वो तो इन्होंने अपनी ये एक नून लीग चला रही है पंजाब, और दूसरा वो फजलुर रहमान और वो ANP चला रही है पख्तूनख्वा। ये तो केयर टेकर है ही नहीं। और उन दोनों सूबों के लोग जो 70% पाकिस्तानी हैं, वहाँ गैर आइनी लोग बैठे हुए हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद और ये ऊपर बैठे रहें, और ये एक शोशा इसका, और ये कि जनाब हम सेंसस करवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी का भी शोशा बना लेंगे। पंजाब की 14 मई की इलेक्शन उन्होंने इसलिए नहीं करवाई, हमारे पास पैसे नहीं है जी। पैसे MNAs को रिश्वत देने के लिए बहुत पैसे हैं, लेकिन हमारे लिए पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। 20 अरब रुपया नहीं था। और अब जो मुझे नज़र आ रहा है, ये फिर कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह इससे निकलें, और लोगों को फिर ये जो रद्द-ए-अमल आना है उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है
एक अगर लोग बेचारे इलेक्शन की इंतज़ार कर रहे हैं ना, कि हमें जो इन्होंने लोगों का माशी कत्ल किया है, यानी ऐसे माशी हालात अवाम के ऊपर तो आए ही नहीं हैं। सारे जो माशी इंडिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बुरे हैं। बेरोज़गारी ले लो, इंडस्ट्री बंद हो रही है, ग्रोथ रेट जब नीचे आती है, मतलब जब आपकी दौलत में इजाफा जो 6.1% से अब जो 0 पे आई है, तो इसका मतलब बेरोज़गारी तो बढ़नी है, दौलत कम हो रही है मुल्क की। और उसके अलावा महंगाई जिस सतह पे पहुंच गई है, तो लोगों के हालात तो सबको पता है। अब लोग इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने अब क्या किया, अब 2 कानून लेके आ रहे हैं। एक है सीक्रेसी एक्ट और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस। वो एक में ही क्या कर रहे हैं कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि किसी मसन मेरे ऊपर एक फौज के इदारे में, इंटेलिजेंस के इदारे में एक आदमी मेरे ऊपर कत्ल करने की कोशिश करता है, जो मुझे पता है उसने किया। मैंने अगर उसका नाम ले लिया तो वैसे अभी इन्होंने मेरे ऊपर गद्दारी का केस कर दिया है कि यानी मेरी जुर्रत कैसे पड़ गई कि मैंने उसका नाम ले लिया एफआईआर के अंदर। वो एफआईआर भी नहीं हुई तो मैं गद्दार बन गया हूं। अब ये एक तो वो करने जा रहे हैं, दूसरा सीक्रेसी एक्ट में कि जनाब ये किसी के घर में भी घुस जाएंगी इंटेलिजेंस एजेंसी। हमारे घरों में तो घुस ही रहे हैं। मेरे घर के ऊपर हमला हुआ, दरवाज़ा तोड़ के 40 लोग अंदर आ गए, घर में जो चीज़ें पड़ी लूटी, लोगों को मारा धाड़ा, उठा के ले गए खंसामे को, वो जो माली था, 2-3 वर्कर्स, सबको उठा के ले गए। तो वो तो हो ही रहा है हमारे घरों पे। अब ये फैसला किया किसी के घर में भी जा सकते हैं, कि किसी के घर में भी जाएंगे, कहें जी हम सर्च वारंट के बगैर अंदर घुसेंगे, कोई चीज़ भी उठा लेंगे। मेरे घर जब आए थे तो असला छोड़ के चले गए कि जी असला मिला हमें यहाँ से, और वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि लेके जा रहे हैं अपनी कमीज़ों के नीचे असला, और वहाँ ऊपर छोड़ के चले गए। और अब ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो किसी के घर में घुस के तोड़ के चीज़ें अच्छा लूटते हैं, चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। तो अब तो इसको कानून बनाना चाहते हैं कि कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो जिस तरफ आप ये लेके जा रहे हैं मुल्क को, तो ये तो सीधी कहने के जी आप हमारे गुलाम हैं, हम आए ऊपर आपके ऊपर बैठने आए, आप हमारे गुलाम हैं। हम एक आज़ाद मुल्क, आज़ादी तो वैसे ही ख़त्म करते जा रहे हैं। तो अब तो ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बदतरीन गुलामी है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में फिर भी आप 24 घंटे में किसी को अदालत में पेश करते थे जब अगर आपने किसी को उठाया है। यहाँ तो लोग गायब हो जाते हैं। इमरान रियाज अभी तक गायब है, उसको कोई 80 दिन हो गए हैं। किसी को पकड़ सकते हैं, हमारे कई लोगों को उठाया हुआ है, कोई वारंट नहीं होती, कई लोगों को अंदर बंद किया हुआ है, उनके अभी तक एफआईआर नहीं की उनके ऊपर। तो यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है। तो ये अब एक गुलामी की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, मुकम्मल तौर पे कि हम अब इनके गुलाम बन जाएं, जो मुंह खोले। असल में ये एक आज़ादी के ख़िलाफ़ अब ये कानून बना रहे हैं कि आप कानूनी तौर पे हमें ग़ुलाम बना लें, कि हमारी कोई आवाज़ ना हो, हम कहीं ना जा सकें। तो मैं इस पे आखिर में सिर्फ अपनी कौम को ये आज कहना चाहता था। देखें, मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम में हमें क्या सबक मिलता है? हमें मुहर्रम में एक ही सबक मिलता है कि राय हक के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए, अगर जालिम के सामने खड़े होते हुए आपकी जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको कुर्बानी देनी चाहिए अपनी आज़ादी के लिए, आज़ादी राय के लिए, आपको अपने हकूक़ के लिए, इंसाफ के लिए। क्योंकि जब तक एक कौम आज़ाद नहीं होती, दुनिया की तारीख़ में उसका कोई मुकाम नहीं होता। वो मैं बार बार आपको मौलाना रूमी का वो जो उनकी एक कहावत है कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए तो क्यों चूंटियों की तरह ज़मीन पे रेंग रहे हो। ग़ुलाम ज़मीन पे रेंगते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती।
25 करोड़ की आबादी है। आज मुझे बताएं हमारी क्या हैसियत रह गई है। वो जाके बिलावल भुट्टो कितनी दफ़ा अमेरिका गया है, पता नहीं कितने हमारे डॉलर खर्च किए उसने वहाँ। और जब नरेंद्र मोदी वहाँ गया तो उसको ऐसा उन्होंने जिस तरह का इस्तकबाल दिया। और उसके बाद बायलैटरल टॉक थी उन दोनों के बीच में, अमेरिका और इंडिया। पाकिस्तान को उन्होंने दहशतगर्द बना दिया कि जी धमकी दी कि दहशतगर्दी बंद करो। ये हैसियत रह गई है। हिंदुस्तान जाता है बिलावल भुट्टो, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर इसको जलील करता है। मैंने कभी किसी कॉन्फ्रेंस में एक होस्ट मुल्क जो होस्ट कर रहा है, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह की जिल्लत। तो क्या हैसियत रह गई है कि ये हमारी हैसियत है, क्योंकि गुलामों की क्या हैसियत है। तो मैं आज आप सबको ये आज पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने राय हक के लिए एक जालिम के सामने अपनी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन जुल्म के सामने झुकने से उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा मैं इससे बेहतर है, और मैं कहता हूँ कि ग़ुलामी से बेहतर है मौत। और सदियों तक हर वक्त जब मुसलमान जुल्म के सामने खड़ा होता था तो उनको याद आता था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने जालिम के सामने सर नहीं झुकाया, सर कटवा लिया। ये मैं आपको एक जो बरतानिया की तारीख है उसमें से एक वाक़या बता दूं। बरतानिया का एक हेनरी उसका नाम था, जो उनका बादशाह था, उसका बड़ी करीब दोस्ती थी एक जज था सैमुअल बेकेट। वो जो जज था उसको वो बना देता है चीफ जस्टिस बना देता है। एक केस चाहता है कि बादशाह कि ये तुम मेरे लिए फैसला करो। उसका अपना दोस्त जो उनका जो चीफ जस्टिस होता है वो खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं ये नाइंसाफी है। वो उसको धमकियां देता है, डराता है, धमकाता है, दोस्ती जताता है। सैमुअल बेकेट कहता है मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। आखिर में उसको फांसी दिलवा देता है। वो पीछे नहीं हटता, मरने के लिए तैयार हो जाता। बरतानिया के जज सारा जस्टिस सिस्टम याद रखता है उस आदमी को। सदियों तक जब भी जज खड़ा होता था तो उसके भी जहन में आता था कि सैमुअल बेकेट था। पाकिस्तान में जजेस देखे, हमारे जजेस जस्टिस कॉर्नेलियस मुसलमान तो नहीं थे। सब जुडिशरी उनको याद करती है, रिस्पेक्ट करती है। सबको पता था कि इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। आज भी वही दिन है। हमारे जजेस के बीच में नजर आ रहा है कि एक दो जजेस खड़े हो गए हैं इस जुल्म के निज़ाम पे, धमकियों के बावजूद वो खड़े हो गए कि लोगों के इंसानी हकूक़ के लिए। और वो लोग याद कर रहे हैं उनको, घरों में उनकी बात हो रही है। मैं आज अपनी जुडिशरी को कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क को बिल्कुल ग़ुलामी से बचाने के लिए आप रोक सकते हैं। हम तो खड़े हैं। मैं तो आपको ये वाज़े कर दूं कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैंने तो इसे कबूल नहीं करना कभी, इस जुल्म को, ना इस ग़ुलामी को। लेकिन मैं अपनी जुडिशरी से कहता हूँ कि ये वक्त है, आप में से वो लोग हैं जो एक वक्त याद रखेंगे, जो नाम होगा कि जी वो देखें वो आदमी जब ये मुल्क को ग़ुलामी की तरफ लेके जा रहे थे, मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ लेके जा रहे थे, कि जिन लोगों के घरों में घुस के औरतों को, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, घर लूट लेते हैं, रिश्तेदारों को। कलेक्टिव पनिशमेंट सिर्फ इसराइल देता है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के ख़िलाफ़ देते हैं। FCR जो थी, जब अंग्रेज़ हुक्मरान था, वो देता था कबायली इलाके के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट कि एक फ़र्द अगर नहीं है तो उसके रिश्तेदार पकड़ के ले जा जाते थे। लेकिन आज़ाद माशरों में कोई कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होती। और ये हमारे यहाँ खुलेआम हो रही है। बच्चों को उठा के ले जाते हैं, रिश्तेदारों को ले जाते हैं। तो मैं अपनी जुडिशरी को कहता हूँ कि देखें, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है।
जो जो आप में से स्टैंड लेता जाता है, इंसाफ के लिए खड़ा होता है, लोगों की आज़ादी के लिए, लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। लेकिन उनको भी देख रहे हैं, जो वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले, जो पहले ही से गिरे हुए हैं, ताकत के सामने सर झुका के बैठे हुए हैं, उनको भी, उन जजेस को भी लोग देख रहे हैं, उन सहाफ़ियों को लोग देख रहे हैं। अरशद शरीफ हमेशा याद रहेगा इस कौम को कि उसने बजाय ये कि अपने ज़मीर का सौदा करे, वो मुल्क छोड़ के चला गया और वहाँ उसको शहीद किया गया। 4 आज हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, बजाय ये कि वो अपने ज़मीर का सौदा करें। और यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने जेलों में डाला है, गुलाम हुसैन, औरिया मकबूल जान, समी इब्राहिम, एयाज अमीर। ये लोग इनको याद रखेंगे कि इन्होंने ज़मीर का सौदा नहीं किया, ये खड़े हुए राय हक पे लिए। और यही होता है फ़र्क इंसानों में। ये है सारे अल्लाह के नबी इंसाफ के लिए स्टैंड लिए, उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की उन्होंने मक्का में, जब उनकी आज़ादी राय ली गए कि एक खुदा है। कितनी मुश्किलें उन्होंने उठाई, लेकिन हम हमेशा उनको, और हमें अल्लाह कहता है उनके रास्ते पे चलो, और हम यहाँ जुल्म के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं तमाशा कि सारा मुल्क का ऊपर गंद ऊपर बैठा दिया, और हमें कह रहे हैं कि जी अगर आप मुंह खोलेंगे तो आपके घर तोड़ देंगे, आपको जेलों में डाल देंगे, आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करेंगे, और हम हमें डरा के जनाब के भेड़ बकरियों की तरह हमें रखना चाहते हैं। ये है वक्त स्टैंड लेने का। और मैं सबसे ज़्यादा आखिर में अपनी पार्टी का, कि मेरी पार्टी का ये मुश्किल वक्त जो आया, एक तरह मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे पहली दफ़ा नज़र आया अपने लोगों का कि कौन कितने पानी में था, किसका कितना नज़रिया था, कौन अपॉर्चुनिस्ट थे, और जिनको मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो ऐसे स्टैंड लेने के काबिल हैं, खड़े हो गए। वो मुश्किल वक्त के सामने खड़े हो गए। मेरी नहीं, वो नेचुरल लीडर्स बन रहे हैं अब। और इंशाल्लाह इस पार्टी में मैं इलेक्शन करवाऊंगा पहले मौके पे। नेशनल लीडरशिप, नेचुरल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप निकलेगी, और ये होगी इंशाल्लाह वो असल तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क के अंदर, जो 27 साल पहले मैं निकला था, इंसाफ का, अदल और इंसाफ इस मुल्क में सबसे पहले कायम करेंगे, फिर ये मुल्क खुशहाल होगा। वो इंशाल्लाह वो लीडरशिप निकल रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।